एक अंतिम सावधानी, उसने कहा। पार्टीशन की तरफ हाथ उठाते हुए उसने किसी विशेष मैकेनिज्म का प्रयोग किया, जिससे तत्क्षण एक तीव्र प्रकाश वहाँ दोबारा प्रकट हुआ और मुझे चश्मे पहनने के बावजूद उसकी तीव्रता का एहसास हुआ। फिर से मुझे शीतल हवा के प्रवाह का अनुभव हुआ। बिजली जैसे गुल हो गई। हवा का प्रवाह महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन ताव नहीं हिली, जैसे कि वह किसी की प्रतीक्षा में हो। उसी समय एक आवाज़ वहाँ सुनाई दी और उसने मेरी आँखों से बड़े रंगीन चश्मे को उतार दिया। मैंने फिर से अपने पुराने चश्मे को पहना और उसने मुझे अपने पीछे चलने के लिए कहा। हम दोनों उसी पथ पर फिर से आगे बढ़ रहे थे, जिस पर से मैं अपने सूक्ष्म शरीर से गुजर चुका था, और एक प्रकार फिर से हम दोनों कमांड कक्ष में पहुंच गए। वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्रियों में से एक, शायद मुझे वरिष्ठ के स्थान पर अधिक गंभीर शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उन सभी की आयु समान लग रही थी। उसने इशारा करके ताऊ को निर्देश दिया। वो मुझे पैनल के सामने ले गई और मुझे वहीं बैठे रहने को कहा। वो शीघ्र ही अपने सहयोगियों के साथ हो ली और मुझे लगा कि वे सभी काफ़ी व्यस्त थे। जहाँ तक मेरा प्रश्न था, मैं यह जानने का प्रयास कर रहा था कि क्या मैं अपने आप को शक्ति क्षेत्र से किसी प्रकार मुक्त कर सकता था। जैसे ही मैं बैठा, ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने अपनी कुर्सी में प्लास्टर करके जोड़ दिया हो। यह एक ऐसा एहसास था जो मुझे कतई पसंद नहीं आया। हाथ को धीमे से हिलाते हुए मुझे लगा कि मैं उस समय तुरंत मुक्त हो गया जब मैंने अपना हाथ सेल के सामने रखा। पैनल पर अब एक छवि नज़र आ रही थी, जिसमें करीब 500 लोग तट पर खड़े थे, जो ब्लॉक हाउस के नज़दीक स्थित था। इसका श्रेय वास्तव में हमारे बेहद सूक्ष्म कैमरे को था कि वो हमें बारीक तरीके से उन लोगों तक पहुंचा रहा था जो नंगे थे, नन्हे शिशुओं में से लेकर बूढ़ों तक सभी। एक बार फिर से मैंने ध्यान से देखा कि वे सभी या तो अंगों से विकृत थे या उनके शरीरों पर घिनौने घाव थे। वे सभी उन गोलों को देखकर इशारे से कर रहे थे जो मिट्टी और रेत के नमूने इकट्ठे कर रहे थे, पर उनमें से किसी ने उन गोलों के निकट तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। सबसे बलवान दिखने वाले पुरुष अपने हाथों में छुरे और तलवार जैसे शस्त्र लिए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी कुछ ध्यान से देख रहे थे। मुझे अपने कंधे पर दबाव का एहसास हुआ और मुड़कर देखने पर मुझे हैरानी हुई। ताऊ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि मैंने पहली बार उसके चेहरे पर छाई सुंदरता और गरिमा की प्रशंसा की। मैंने उसके बालों का जिक्र पहले ही कर दिया है कि वे बहुत लंबे, रेशमी और सुनहरे से रंग के थे, जो उसके कंधों के चारों ओर और उसके अंडाकार चेहरे को घेरते हुए लहरा रहे थे। उसका मस्तक विशाल और कुछ उभरा हुआ था। उसकी नीली गुलाबी सी आंखें और घुंघराली पलकें हमारे ग्रह की अधिकांश महिलाओं के लिए ईर्ष्याजनक थीं। उसकी पलकों के बाल ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जैसे किसी गंगचल्ली पक्षी के पंख हों, और जो विशेषकर उसके आकर्षण को और अधिक बढ़ा रहे थे। उसकी आंखें जो कभी चमकती तो कभी चिढ़ाती सी लगती थी। उनके बीच एक लंबी सुदृढ़ नाक थी जो नीचे की तरफ कुछ चपटी सी थी और उसके मुख की कामुकता को और बढ़ा रही थी। जब वह मुस्कुराती थी तो अपने पूर्ण और चरम सुंदर दांत दिखाती थी, जो अपनी सुंदरता के कारण कृत्रिम, जो मेरे लिए हैरानी की बात हो सकते थे, प्रतीत होते थे। उसकी ठोड़ी जो बहुत सुंदर आकृति की थी और कुछ कोणीय लग रही थी, उसके पुरुषोचित दृढ़ संकल्प को इंगित कर रही थी, पर इससे उसके आकर्षण में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। उसके ऊपरी अधर के ऊपर के छोटे छोटे बाल यदि सुनहरे नहीं होते तो उसकी चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ सकते थे। मैं देख रही हूँ मिशेल, आप जान चुके हैं कि अपने को फोर्स फील्ड से किस प्रकार मुक्त किया जा सकता है, उसने कहा। मैं उत्तर दे नहीं जा रहा था कि अकस्मात एक विस्मयबोधक स्वर ने हमारा ध्यान पैनल की तरफ खींच लिया। तट पर खड़े लोग झुंड में बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे। वे सब एक साथ थे और पुरुषों की एक कतार हाथों में छुरे या चाकू लिए हुए थी। वे एक ऐसी अविश्वसनीय वस्तु का सामना कर रहे थे जो हमारी कल्पना से परे थी। लाल चींटियाँ जो एक कौवे के आकार की थीं, उनका एक झुंड चट्टानों के पीछे से निकलकर बीच की तरफ आ रहा था। वे किसी दौड़ते हुए घोड़े से भी अधिक तेज गति से आगे बढ़ रही थीं। शस्त्रों से लैस पुरुष लगातार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे कि वे आक्रमण करने वाली चींटियों की गति और सुरक्षा के लिए इधर उधर भागते हुए लोगों की गति की तुलना कर रहे थे।
आक्रामक समूह पहले ही काफ़ी निकट आ चुका था, बहुत अधिक निकट। जैसे ही पहली चींटी ने आक्रमण किया, पुरुषों ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए उनका सामना किया। हमें उनके आक्रामक दांत, मैंडिबिल, जो मनुष्य की बाह के बराबर के आकार के थे, साफ दिखाई दे रहे थे। पहले तो उन चींटियों ने कुछ नाटक सा दिखाया ताकि पुरुष उन पर अपनी तलवार से आक्रमण कर सकें, पर तलवार ने केवल हवा को हिलाया। तुरंत ही मैंडिबलों ने उस पुरुष की कमर को घेर कर 2 टुकड़ों में काट दिया। कुछ और चींटियों ने पहली चींटी की मदद करते हुए उस मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तितर बितर भागते हुए मनुष्यों के झुंड पर धावा बोल दिया, बहुत अधिक तेजी से। गोले से असहनीय तीव्रता से विद्युत की नीली किरण निकली। जैसे ही चींटियां पुरुषों पर चढ़ने लगी, वे जीव एक के बाद एक गिर गिर कर मरने लगे, बहुत हैरान करने वाली दुरुस्ती और शीघ्रता से। जमीन पर बिछे हुए जीवों के जलते हुए मृत देहों से धुएं के बादल उमड़ने लगे। उनकी बड़ी बड़ी टांगें आग से सिकुड़कर मरोड़ खा रही थी। किरण ने लगातार फटाफट बड़े सुचारू अंदाज में दैत्याकार चींटियों के मध्य बर्बादी का मंजर रच रखा था। वे जीव शायद अपनी सहज क्षमता से जान चुके थे कि वे इस अति सूक्ष्म शक्ति से जूझ नहीं सकते थे और इसलिए वे स्वयं पीछे हटने लगे। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। ताओ अभी भी मेरे निकट थी और उसके चेहरे से गुस्से की जगह घृणा और उदासी टपक रही थी। पैनल पर दोबारा नज़र डालने पर एक और नया मंजर दिखाई दिया। वो गोला तेज़ी से भागती हुई चींटियों का पीछा कर रहा था, केवल कैमरे द्वारा ही नहीं बल्कि अपनी घातक विद्युत किरण से भी। झुंड में अभी भी बची करीब 600 से 700 चींटियाँ धूल धूसरित की जा रही थीं। एक भी जीवित नहीं छोड़ी गई। गोला अब वापस अपनी पूर्व स्थिति में था। उसमें से अब एक विशेष यंत्र बाहर निकला और मृत देहों को कंघे की तरह काढ़ने लगा। मैं देख सकता था कि अंतरिक्ष यात्रियों में से एक अपनी सीट पर बैठकर कंप्यूटर से वार्तालाप कर रही थी। ये देखकर मुझे ताओ से पूछने की इच्छा हुई कि क्या वो इस सारे ऑपरेशन का निरीक्षण कर रही थी या नहीं। फिलहाल हाँ, क्योंकि यह काम पहले से नियोजित या सूची में नहीं था। हम इन जीवों के नमूने ले रहे हैं, विशेषकर उनके फेफड़ों के टुकड़े, जिससे उनका विश्लेषण किया जा सके। हमारा विचार है कि किसी विशेष प्रकार के रेडिएशन या विकिरण से इस प्रकार के जीवों का अस्तित्व शुरू हुआ होगा। वास्तव में चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं होते, लेकिन उनके अचानक दैत्याकार होने का तार्किक कारण केवल ताओ बीच में ही रुक गई। कैमरा फिर से दिखा रहा था कि पुरुषगण गोले की तरफ इशारे करते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाएं फैला रखी थीं और वे सब धरती पर गिरकर दंडवत प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने बार बार इस प्रक्रिया को दोहराया।